नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूएन वर्ल्ड चैनल में। एग्रीकल्चर पार्ट 6, इसमें हम 3 विषय पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। नंबर 2, फूड सिक्योरिटी। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन है। 2001 के सेंसस के अनुसार एग्रीकल्चर का पूरे देश के एम्प्लॉयमेंट में शेयर 63% है, लेकिन 1951 से जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर घट रहा है। जीडीपी का फुल फॉर्म तो जानते हो ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम सच एज अ ईयर। एक साल में देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ हो, सामान के रूप में या सर्विस के रूप में, उसके टोटल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर दिन ब दिन घट रहा है। ये एक चिंता का विषय है। एग्रीकल्चर के ऊपर देश के अन्य अनेक काम डिपेंड करते हैं, इसलिए अगर एग्रीकल्चर में अच्छा इनकम न होए तो इसका असर देश के अन्य कामों में भी पड़ता है। देश में एग्रीकल्चर का इतना महत्व है, ये देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। पशु चिकित्सालय बनवाए गए। पशु चिकित्सालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेटरिनरी हॉस्पिटल। हॉर्टिकल्चर का विकास हुआ। मेटियोरोलॉजी और वेदर फोरकास्ट पर रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ। गांव के सर्वांगीण विकास पर भी खास ध्यान दिया गया। इस टेबल को देखो बच्चों। इस टेबल से ये साफ पता चल रहा है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ तो रहा है, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सफिशिएंट नहीं मिल रही। लोगों को रोजी रोटी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही। एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट घट रहा है। भारत के किसानों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट का एग्रीकल्चरल सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट घट गया, खासकर इरिगेशन, पावर, इनमें इन्वेस्टमेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा। गांव की सड़कें भी सही नहीं हैं, उनमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर मार्केट का अरेंजमेंट और अच्छा करना है। फर्टिलाइज़र में गवर्नमेंट की सब्सिडी घट गई, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। एक और बात है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम हो गया। इसके कारण किसान को भारी नुकसान हुआ। इससे क्या हुआ? किसान का एग्रीकल्चर से मन हटने लगा। नतीजा ये कि एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट में डाउनफॉल आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। फूड जीवन का मुख्य एक ज़रूरत है। सभी को सही मात्रा में पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। अगर देश की जनसंख्या का एक भी हिस्सा इस ज़रूरत से वंचित रहता है, अर्थात अगर किसी को पर्याप्त मात्रा में संतुलन आहार नहीं मिल रहा, तो हम ये बोलेंगे कि उसको फूड सिक्योरिटी की कमी है। दैट पर्सन सफ़र्स फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। देश में जितने लोगों को फूड सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है, ऐसे लोग देश के कुछ प्रांतों में अधिक है, खासकर उन राज्यों में जहां पॉवर्टी है, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन प्रॉपर नहीं है।
देश के कुछ प्रांत जो रिमोट एरियाज़ में हैं वहाँ भी फूड सिक्योरिटी का अभाव है। जो एरिया नेचुरल डिज़ास्टर के शिकार हो जाते हैं उन एरियाज़ में भी फूड सिक्योरिटी की समस्या बहुत अधिक बन गई है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए और देश के सभी प्रांतों में फूड सिक्योरिटी का फ़ायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च किया। इसके अंतर्गत 2 कंपोनेंट्स आते हैं। नंबर 1 बफर स्टॉक, नंबर 2 PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इनके बारे में आप क्लास 9th में डिटेल में पढ़ चुके हो। PDS तो आपको मालूम है, वो प्रोग्राम जिसके द्वारा अनाज और कुछ अन्य ज़रूरी चीज़ें सस्ते दाम में गांव और शहर के अलग अलग एरियाज़ में उपलब्ध कराई जाती है। इंडिया की फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यही है कि कम दाम में साधारण लोगों को अनाज उपलब्ध कराना। ये पॉलिसी गरीबों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। इस पॉलिसी का फोकस ये भी था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में अच्छा ग्रोथ होए और व्हीट और राइस का स्टॉक हमेशा भरा हुआ रहे। इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अरेंजमेंट हुआ। भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ये इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देना, फूड ग्रेन्स का स्टॉक बरकरार रखना, ये सब। और PDS का क्या काम है? PDS का काम है स्टॉक में रखे हुए अनाज का सही डिस्ट्रीब्यूशन करना। FCI क्या करता है? FCI किसानों से गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस की गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर अनाज खरीद लेता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को शॉर्ट में MSP कहते हैं। MSP कौन निर्धारित करता है? MSP गवर्नमेंट निर्धारित करती है किसानों से उनका प्रोडक्शन, उनका अनाज खरीदने के लिए। कुछ एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे फर्टिलाइज़र, पावर, वाटर, इनमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और पानी के कारण मिट्टी की कुदरती उर्वरता ख़त्म हो रही है और मिट्टी में अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ रही है। ज़्यादा MSP सब्सिडी इनके कारण क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस आ गए। ज़्यादा MSP पाने के लालच में अधिक मात्रा में व्हीट और पैडी उगाए जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा तो इसका पहला एग्जाम्पल है। इससे क्या हुआ? इससे दोनों फसल के बीच में जो गैप रहता है वहाँ इम्बैलेंस अर्थात असंतुलन दिखाई दिया। आपको तो मालूम है कि कंज्यूमर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, BPL एंड APL। दोनों कैटेगरी की इशू प्राइस अलग अलग होती है और ये कैटेगराइजेशन बहुत अच्छा परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको BPL में इंक्लूड नहीं किया गया और बहुत सारे APL वाले फसल खराब हो जाने के कारण BPL में शामिल होना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए एक संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक ब्लॉक फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है अगर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन मिले। गवर्नमेंट अगर ग्रामीण एरिया में बिजली और सिंचाई पर अधिक ध्यान दे तो एग्रीकल्चर का पैदावार और बढ़ सकता है और बहुत से लोगों को रोजी रोटी भी मिल सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान हो सकता है। फलस्वरूप गरीबी की समस्या, पॉवर्टी की प्रॉब्लम काफ़ी नियंत्रण में आ सकती है। अच्छा, एक समस्या जो सामने आई है वो है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन घट गया। इसका क्या कारण है? फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन घट क्यों गया? वाई हैज़ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन फॉलन? इसका 6 कारण है। इसके पीछे 6 कारण हैं। नंबर 1,
किसान का ध्यान सब्जी, फल, ऑयल सीड्स और इंडस्ट्रियल क्रॉप की तरफ ज़्यादा जाने लगा है। नंबर 2, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हाउसिंग का क्वेश्चन सामने आया और हाउसिंग के कारण एग्रीकल्चरल लैंड घट गया। नंबर 3, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सब शुरू में तो बहुत अच्छा पैदावार दे रहे थे, लेकिन अब ये सॉइल के खराब होने के कारण बन रहे हैं। जो मिट्टी में प्राकृतिक पोषण तत्व है, वो जिसको नेचुरल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करने के कारण। अच्छा, 3 कारण मैंने बता दिए। चौथा कारण, देश के कुछ प्रांतों में जहाँ पानी की कमी है वहाँ इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है। वाटर मैनेजमेंट सही न होने के कारण सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती, पैदावार कम होता है। नंबर 5, छोटे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़े किसान तो पावर का इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड वाटर को खींच लेते हैं सिंचाई के लिए। ये अनसस्टेनेबल पंपिंग है, जिसके कारण वाटर लेवल नीचे आ गया है। परिणाम स्वरूप बहुत सारे कुएं और ट्यूबवेल सूख गए। मजबूर होकर छोटे छोटे किसानों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी। छठा कारण, बहुत से छोटे किसानों के पास स्टोरेज और मार्केट फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती, जिसके कारण उनका खेतीबाड़ी में उत्साह कम हो जाता है और पैदावार भी कम होता है। तो ये 6 कारण जो थे, ये 6 कारण किसके थे? फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन घटने के कारण। इन कारणों के लिए फूड ग्रेन्स का पैदावार कम हो रहा है। इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन कोई नई बात नहीं है इंडिया के लिए। जब कॉलोनाइजेशन हुआ था तब भी ये था। 19वीं सेंचुरी की बात है, जब यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे इंडिया में व्यापार करने के लिए। भारत के मसाले पूरे विश्व में विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट होते थे। साउथ इंडिया के किसानों को प्रोत्साहन मिलता था ये मसाले उगाने के लिए। आज भी भारत के मसाले एक्सपोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट आइटम है। ब्रिटिश पीरियड के दौरान भारत से कॉटन एक्सपोर्ट होता था। कहाँ पे? ब्रिटेन में, रॉ मटेरियल के रूप में। उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की ज़रूरत जो थी। मैनचेस्टर और लिवरपूल, ये इंग्लैंड के 2 शहर के नाम हैं। यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री फल फूल रहा था। इंडिया के अच्छी क्वालिटी के कॉटन की उपलब्धता की बदौलत। हिस्ट्री में आप लोगों ने चंपारण मूवमेंट तो पढ़ा है ना? क्यों हुआ था चंपारण मूवमेंट? भारत के किसानों को फोर्स किया गया था इंडिगो उगाने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिगो की ज़रूरत थी। और ये कारण था कि भारत के किसान अपनी ज़मीन में फूड ग्रेन्स नहीं उगा पा रहे थे अपनी फैमिली की परवरिश के लिए। ग्लोबलाइजेशन के फील्ड में इंडिया को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। 1990 के बाद ये चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। जबकि इंडिया में राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, इनका अच्छा प्रोडक्शन होता है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा इंडिया। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर हाईली सब्सिडाइज्ड है। सब्सिडाइज्ड मतलब तो जानते हो ना? सब्सिडाइज्ड मतलब है गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट एग्रीकल्चर को फलाने फुलाने में
और हर प्रकार की अड़चन को हटाने में। आज इंडिया का एग्रीकल्चर एक चौराहे पर खड़ा है। एग्रीकल्चर को सफल बनाने के लिए छोटे किसानों की परिस्थिति में सुधार लाना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन ने यही प्रॉमिस किया था, लेकिन अब इसके पीछे विवाद चल रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के कारण मिट्टी खराब होने लगी है। तो अभी जो है आज का जो की वर्ड है वो है जीन रेवोल्यूशन, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? Genetic engineering is a powerful supplement of inventing new hybrid varieties of seeds. वास्तव में आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की बड़ी चर्चा है, क्योंकि इसमें फैक्ट्री से बना हुआ केमिकल्स जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड ये सब इस्तेमाल नहीं होते। वातावरण पर इनका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता। भारत की पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, इसमें एग्रीकल्चर का फ्यूचर बहुत ही बेरंग दिखाई देता है। भारत में रूरल पॉपुलेशन अर्थात गांव की जो जनसंख्या है 600 मिलियन है और एग्रीकल्चरल लैंड लगभग 250 मिलियन हेक्टेयर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी का आधा हेक्टेयर ज़मीन है। भारतीय किसानों को इन मामलों में सतर्क होना पड़ेगा, जिससे उनका इनकम भी बढ़े और वातावरण भी खराब ना होए। फल, फूल, सब्जी, औषधि वाले पौधे ये ज़्यादा पानी, खाद नहीं मांगते। इन्हें लगाना चाहिए, इनका पैदावार बढ़ाना चाहिए, इनसे पैसा भी अच्छा मिलता है। इन्हें हाई वैल्यू क्रॉप्स कहते हैं। भारत में जैसे अलग अलग विभिन्न ऋतुएं आती है, तो अलग अलग ऋतु में अलग अलग हाई वैल्यू क्रॉप उगाकर वे अपना आर्थिक कंडीशन सुधार सकते हैं और वातावरण को भी असंतुलित होने से, इम्बैलेंस्ड होने से ये बचा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा? आज के लेसन में हमने पढ़ा कि भारत में एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसका नेशनल इकोनॉमी में कितना हिस्सा है, आर्थिक कंडीशन में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर में क्या प्रभाव है। तो ये जो लेसन है एग्रीकल्चर, ये इसी के साथ ख़त्म होता है। ये वीडियो, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करोगे, इसको लाइक करोगे और शेयर करोगे। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।